दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास यूपी टेट पर्यावरण की है, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट एग्जाम में पर्यावरण से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है वर्ष 2020 में किस जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो यानी वर्ष 2020 में इसमें से जितने ये जैवमंडल दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जैवमंडल को यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया था। इसमें फर्स्ट दिया गया है पन्ना टाइगर रिजर्व, सेकंड दिया गया है सैसाचलम, थर्ड दिया गया है देबांग और चौथा दिया गया है मानस। तो इसमें से किस जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया था। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है इसको यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, प्राकृतिक वातावरण किससे बना है, यानी प्राकृतिक वातावरण जो होता है वो किससे बना होता है। फर्स्ट धरातल, सेकंड जलवायु, थर्ड वायु और पानी, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक वातावरण जो होता है किससे बना होता है, तो प्राकृतिक वातावरण ये सभी से बना होता है। जलवायु से भी बना होता है, धरातल से भी बना होता है और वायु और पानी दोनों से बना होता है। तो ये दूसरे का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, पर्यावरण कहाँ का समग्र दृष्टिकोण है। कहाँ का है, विश्व का है या फिर घर का है या फिर शहर का है या फिर कस्बे का है। पर्यावरण कहाँ का समग्र दृष्टिकोण है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है विश्व का, सेकंड में दिया है घर का, थर्ड में दिया है शहर का और चौथा दिया गया है कस्बे का। तो पर्यावरण कहाँ का समग्र दृष्टिकोण होता है, तो पर्यावरण पूरे विश्व का समग्र दृष्टिकोण होता है। यानी पर्यावरण में सभी पूरे विश्व को शामिल किया गया है। तो ये तीसरे का फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, सौर मंडल में कहाँ पर जीवन संभव है, या सौर मंडल में कहाँ पर जीवन संभव है। फर्स्ट गगन में, सेकंड पृथ्वी पर, फोर्थ जल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल में कहाँ पर जीवन संभव है इसको आपको बताना है। तो इसमें सौर मंडल में जो है या तो वातावरण में जो हमारा जो पृथ्वी है भूभाग है वहीं पर जीवन संभव है। तो चौथे का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम क्या आवश्यक है। यानी कोई यदि आप मेले का आयोजन करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो सर्वप्रथम किस बात की आवश्यकता होती है। फर्स्ट योजना बनाना, सेकंड केवल तैयारी, सी ए बी दोनों या फिर पूंजी, किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। तो मेले का आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो योजना बनाना होता है। क्यों, यदि आप योजना बनाएंगे तभी आप मेले का आयोजन कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। तो फर्स्ट 5 नंबर का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों छठवां क्वेश्चन, मेले का शुभारंभ करने के लिए चाहिए, यानी क्या करना चाहिए। ए मुख्य अतिथि, बी दुकानों का आवंटन, सी मेले में होने वाले मुख्य लोगों का चयन, डी उपरोक्त सभी। यानी मेले का शुभारंभ करने के लिए क्या होना आवश्यक है या क्या करना चाहिए या करने के लिए क्या चाहिए। तो मेले में आयोजन करने के लिए हमें उपरोक्त सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या, मुख्य अतिथि भी होना चाहिए, दुकानों को सुचारू रूप से आवंटन भी किया जाना चाहिए और मेले में शामिल होने वाले मुख्य लोगों का चयन भी करना चाहिए। तो क्या है, छठवें का फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, पर्यावरण मेले में होना चाहिए, यानी इन्वायरमेंटल जो मेला लगाया जाता है पर्यावरण मेले में क्या होना चाहिए। ए वन्य जीव, बी विलुप्त होते वन्य जीव, सी ए और बी दोनों का चार्ट या डी फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप पर्यावरण का मेला लगाना चाह रहे हैं तो उसमें बच्चों को ये तो ज़रूर दिखाया जाएगा कि कौन से जीव विलुप्त हो रहे हैं, कौन से जीव कैसे क्या कौन वन्य जीव हैं। तो ये दोनों की आवश्यकता होती है, यानी ए और बी दोनों की आवश्यकता होती है। तो सातवें का हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों। यदि आप इन्वायरमेंटल पर्यावरण का मेला लगा रहे हैं तो वन्य जीव के बारे में आप बच्चों को बताएंगे और विलुप्त होते वन्य जीव के बारे में बच्चों को बताएंगे। तो सातवें का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन, पर्यावरण मेले में किसके दुष्परिणामों के ऊपर नृत्य नाटिकाएं होनी चाहिए। यानी आप पर्यावरण से संबंधित यदि आप मेला लगा रहे हैं तो उसमें किसके दुष्परिणामों के ऊपर नृत्य या नाटक करना चाहिए या बच्चों से करवाना चाहिए, ताकि बच्चे उस नाटक को देखें और भविष्य में पर्यावरण में जो हानियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसको कम करने का प्रयास किया जा सके।
तो पेड़ों की कटाई से संबंधित नृत्य करना चाहिए या नाटक प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर अति चराई, या फिर ए और बी दोनों। तो इसमें से एक नीचे था डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन कौन सा आवश्यक हो जाएगा? तो इसमें पेड़ों की कटाई के बारे में आप नाटक करवा सकते हैं, और अति चराई इसके बारे में, यानी दोनों के बारे में आप बच्चों को सजगता उत्पन्न करेंगे, या दोनों के बारे में इनको जानकारी देंगे कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को कटाई नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा अति चराई यानी ज़्यादातर जो चराई वाले मैदान होते हैं उसमें इतना ज़्यादा चराई ना किया जा सके कि वहाँ पर घास ख़त्म हो जाए और वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाए। तो ये ए और बी दोनों कार्य किया जाना चाहिए। तो ये 8वें का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, पर्यावरण मेले के आयोजन में छात्रों को कितने समूहों में बांटकर काम सौंप सकते हैं? यानी पर्यावरण का जब मेला लगा है तो आप छात्रों को या प्रशिक्षुओं को कितने समूह में बांटकर उनको कार्य सौंप सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन समूह 5, सेकंड समूह 7, थर्ड समूह 9, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसमें जो दिया गया है इसमें सभी समूहों में आप बांट करके बच्चों को कार्य सौंप सकते हैं। चाहे 5 के समूह में बांट सकते हैं, या फिर 7 के समूह में बांट सकते हैं, या 9 के समूह में बांट सकते हैं, या फिर कोई और भी नंबर ले सकते हैं आप। यानी एक ग्रुप में बांट देंगे कि ये ग्रुप का बच्चा यही कार्य करेगा। तो पर्यावरण मेले के आयोजन में छात्रों को कितने समूहों में बांटकर काम सौंप सकते हैं? तो उपरोक्त सभी समूहों में बांटकर काम को सौंप सकते हैं। तो 9वें का डी ऑप्शन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? यानी छात्रों को मेले के लिए जो कार्य किया जाता है किसके अनुसार होना चाहिए? नेता के अनुसार, या चपरासी, या फिर क्लर्क, या फिर उपरोक्त सभी। तो छात्रों को जो मेले का आयोजन कार्य दिया जाएगा उसको किसके अनुसार कार्य होना चाहिए? वो नेता के अनुसार कार्य होना चाहिए। यानी जब यदि आप ग्रुप बनाए हैं, 10 बच्चों का ग्रुप बनाए हैं, तो उसमें से एक सर्वे सर्वा होगा जो इन 10 को काम दिया जाएगा वो सारे लोग मिल करके उस काम को करेंगे। तो क्या छात्रों को मेले के लिए कार्य किसके अनुसार होना चाहिए? नेता के अनुसार होना चाहिए। तो 10वें का हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां, संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी किसको देनी चाहिए? यानी पर्यावरण का जो मेला लगा हुआ है आप उसको जिम्मेदारी यदि देना चाह रहे हैं तो किसको दे सकते हैं? फर्स्ट शासन को, सेकंड प्रशिक्षकों को, थर्ड दुकानदारों को, या फोर्थ पुलिस को। तो किसको आप पर्यावरण का जो मेला लगा हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसको दे सकते हैं? तो इसकी जिम्मेदारी जो प्रशिक्षु वहाँ पे आए हुए हैं, या तो बीटीसी वाले आए होंगे, या फिर बीएड वाले आए होंगे, इन सब, या फिर डीएलएड वाले कोई भी आए होंगे, तो उनकी जिम्मेदारी उन प्रशिक्षुओं को दी जानी चाहिए। तो 11वें का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार के दायित्व का आवंटन करना चाहिए? तो मेले के फर्स्ट दिया गया है एक समूह को मेले के लिए स्थान के चुनाव का, सेकंड एक समूह को मेले के स्थान की स्वच्छता को बनाए रखने का, एक समूह को टिकटों की व्यवस्था एवं बिक्री का, या उक्त सभी का। क्या मेले के प्रत्येक समूह को किस प्रकार के दायित्व का आवंटन करना चाहिए? तो मेले में कई प्रकार के ग्रुप बनेंगे तो उनको कई प्रकार के काम भी मुहैया कराए जाएंगे। तो ये उपरोक्त सभी इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। बच्चों को एक समूह को मेले के लिए स्थान का चुनाव करने के लिए दे देंगे, एक समूह को स्वच्छता बनाए रखने के लिए कह देंगे, एक समूह को कहेंगे कि टिकटों को सुचारू रूप से बिक्री के लिए। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। 12वें का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 13वां बोल रहा है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट जयपुर, सेकंड उदयपुर, थर्ड जोधपुर, डी अजमेर। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है। तो 13वें का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, देश में मौजूदा यातायात व्यवस्था है? ए रेल सड़क, बी जहाजरानी, सी हवाई परिवहन, डी उक्त सभी। तो देश में मौजूदा यातायात व्यवस्था ये सड़क, रेल भी है, जहाजरानी भी है, हवाई परिवहन भी है। तो यानी उपरोक्त में से सभी ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। 14वें का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन, भारत में रेल किसका प्रमुख साधन है? ए माल भाड़े का, बी यात्रियों के लिए, सी ए और बी दोनों, डी गरीबों हेतु। भारत में रेल किसका प्रमुख साधन है?
तो भारत में जो रेल व्यवस्था की गई है वो माल भाड़े का प्रमुख साधन है और यात्रियों के लिए भी ये संसाधन का कार्य करता है। तो ये ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। तो 15वें का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, भारत में रेल यातायात किसको संभव बनाता है? भारत में रेल यातायात किसको संभव बनाता है? ए व्यापार को, बी सैर सपाटा को, सी तीर्थ यात्रा को, डी उक्त सभी को। तो भारत में रेल यातायात जो है वो व्यापार को भी संभव बनाता है, सैर सपाटा को भी संभव बनाता है और तीर्थ यात्रा को भी संभव बनाता है। तो इस प्रकार हमारा ये डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां क्वेश्चन, रेल यातायात देश के आर्थिक जीवन में संबद्ध है, यानी रेल यातायात देश के आर्थिक जीवन से संबद्ध है। यह किसके विकास को तेज करने की सहायता की है? तो रेल यातायात किसके विकास को तेज करने के लिए सहायता करता है? फर्स्ट उद्योग को, सेकंड कृषि को, थर्ड ए और बी दोनों को, या फिर कोई नहीं। तो रेल यातायात जो है वो उद्योग को भी सहायता करता है और कृषि को भी विकास करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो 17वें का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में कितने किलोमीटर की चली थी? यानी जो भारत की पहली रेलगाड़ी थी वो मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी, वो कितने किलोमीटर चली थी? ए 35 किलोमीटर, बी 40 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर, डी 60 किलोमीटर। तो पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में वो जो चली थी वो 35 किलोमीटर की दूरी चली थी। तो 18 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये दोस्तों जो चली थी ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और ये 35 किलोमीटर चली थी। और इसको यदि आप टाइम के हिसाब से बताया जाए तो ये दोपहर को 3:45 से 3:35 से 4:45 के बीच में चली थी। तो ये कितनी दूरी चली थी? ये 35 किलोमीटर चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। टाइम क्या था? 3:35 से लेकर 4:45 तक था। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, रेलवे वित्त कब से सामान्य राजस्व से पृथक रहा? यानी रेलवे वित्त जो है कब सामान्य राजस्व से पृथक किया गया या पृथक रहा? ए 1920-21 में, 1924-25 से, या फिर 1925-26 से, या फिर 1926-27 से। तो रेलवे वित्त कब से सामान्य राजस्व से पृथक रहा? तो कब से पृथक रहा? तो 19 का जो हमारा दिया गया 1924-25 से ये इसका जो डाटा होता है, ये वित्त जो अर्थव्यवस्था होती है ये सामान्य राजस्व से ये कब अलग हुआ था? 1924-25 से अलग है। तो 19वें का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, रेलवे ने किस सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफार्म की शुरुआत की थी? तो इसमें दोस्तों ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा कि सभी ये रेलवे का ऐसे चालू किया था, तो ये इसको स्किप करते हैं। 21वां क्वेश्चन, किस रूप में सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा बना? तो किस रूप में सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है? ए यातायात के, बी कर के, सी सुविधा के, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में सड़क देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है? तो 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यातायात के लिए। 21 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन, 22वां बोल रहा है सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ए 1950, बी 1960, सी 1970, डी 1962। सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना जो है वो 1960 ईस्वी में की गई थी। तो 22 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन, भारतीय राजमार्ग अभियंता की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राजमार्ग अभियंता की स्थापना कब की गई थी? ए 1983, बी 1984, सी 1980, डी 1990। भारतीय राजमार्ग अभियंता की स्थापना जो है दोस्तों वो 1983 ईस्वी को की गई थी। तो 23 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन,
सेतु भारतम कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 2012 से, 2015 से, 2016 से या 2017 से? सेतु भारतम कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2016 से सेतु भारतम कार्यक्रम वो स्टार्ट किया गया है। इसको स्टार्ट करने वाले दोस्तों मोदी जी इसकी शुरुआत की थी 4 मार्च 2016 से। ये इनकी शुरुआत की थी किसकी? सेतु भारतम कार्यक्रम जो स्थापित किया गया था वो मोदी जी द्वारा शुरुआत किया गया था 4 मार्च 2016। इसके तहत सभी राज्यों को विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग वाई 2019 से मुक्त करने की पहल थी। यानी ये वाई 2019 तक सभी रेलवे लाइन को जो क्रॉसिंग होती है उसको मुक्त करने की इसमें सलाह दी गई थी। तो उसके बाद अब ये 25वां क्वेश्चन, भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1961, 1960, 1950 या फिर 1970? भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय नौवहन निगम की स्थापना जो है 1961 ईस्वी में की गई थी। तो ये 25 का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी मुंबई? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो 26 का बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? ए पोत परिवहन क्षेत्र, बी तटवर्ती पोत परिवहन, सी तलछट निगम, डी नौवहन निगम? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो 27 का हमारा पोत परिवहन क्षेत्र जो है भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि जहाज के द्वारा ही माल को ऊपर नीचे आगे पीछे या एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। क्योंकि इसमें इसमें ज़्यादा किराया या ज़्यादा इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। बाकी ये छोटा चीज़ है, ये छोटा चीज़ है, ये छोटा चीज़ है। अगर एयरपोर्ट के द्वारा जाएंगे तो इसमें बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये पोत परिवहन के द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका ये पोत परिवहन निभाता है। तो 27 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग हैं। नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख कौन कौन से भाग हैं या कौन भाग हैं? नियामक या ढांचागत या फिर परिचालन या फिर उक्त सभी? तो नागरिक उड्डयन प्रखंड के प्रमुख भाग जो हैं वो उपरोक्त सभी हैं। क्या है? नियामक भी है, ढांचागत भी है, परिचालन भी है। तो हमारे इस प्रकार से हमारा 28 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 29, हवाई परिवहन किन क्षेत्रों में है? सार्वजनिक क्षेत्रों में या निजी क्षेत्रों में या ए बी दोनों में या फिर कोई नहीं? तो जो हवाई परिवहन किन क्षेत्र में है? तो ये सार्वजनिक क्षेत्र में भी है और निजी क्षेत्र में भी है। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हवाई जो परिवहन है ये सार्वजनिक भी है, निजी भी है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों 29 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? 1995 में या 1965 में या 1970 में या फिर 1960 में? तो कब ये अस्तित्व में आया? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है 1995 में अस्तित्व में आया था। 1 अप्रैल 1995 में ये अस्तित्व में आया था। इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष जो हैं वो संजीव कुमार जी हैं जो महाराष्ट्र कैडेट के IAS अधिकारी हैं और ये 7 अप्रैल 2021 को पद ग्रहण किया था। क्या कब? 7 अप्रैल 2021 को पद ग्रहण किए थे। तो यही है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कब अस्तित्व में आया? तो ये 1995 में अस्तित्व में आया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजीव कुमार जी हैं जो IAS अधिकारी हैं महाराष्ट्र के और ये 7 अप्रैल 2021 को ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष बने थे या पद ग्रहण किए थे। तो दोस्तों आज हम यहीं तक करते हैं। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। रोज़ाना अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद। जय हिंद।